नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। आज का सवाल उठ रहा है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के बयान पर। चुनाव आयोग की ओर से आजम खान पर लगी 72 घंटे की पाबंदी को उनके बेटे अब्दुल्ला ने धार्मिक रंग दे दिया है। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि उनके पिता पर पाबंदी इसीलिए लगी क्योंकि वो मुसलमान है। अब्दुल्ला यहां तक कह गए कि चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई बीजेपी को खुश करने के लिए की है। इतना ही नहीं, अब्दुल्ला के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग की कार्रवाई महज दिखावा मात्र है। अब्दुल्ला ने पिता की गैर मौजूदगी में उनके प्रचार का जिम्मा खुद संभाल लिया है, जबकि आजम खान भोपाल में मीडिया के लोगों पर मुकदमे की धमकी देते हुए नजर आए, जबकि बीजेपी ने इस हमले को सामंती सोच करार दिया है। असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। आजम खान पर 72 घंटे की पाबंदी के बाद रामपुर में चुनाव प्रचार की कमान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने संभाल ली है। अब्दुल्ला आजम खान खुद भी विधायक हैं और पिता पर पाबंदी के खिलाफ उन्होंने चुनाव आयोग से मोर्चा ले लिया है। अब्दुल्ला ने अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई को तत्काल मुस्लिम उत्पीड़न से जोड़ दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि जनता को दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? मायावती जी के साथ जिस तरीके से उनके खिलाफ बैन लगाया गया, क्या पब्लिक को दिख नहीं रहा? किस तरीके से मुसलमानों की और दलितों की पिछड़ की आवाज को दबाया गया कि दिख नहीं रहा पब्लिक को? सब दिख रहा है। चुनाव आयोग ने ऐसी ही कार्रवाई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी की है। इस कार्रवाई के बाद योगी प्रचार में नहीं गए, बल्कि उन्होंने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में जाकर पूजा की। लेकिन अब्दुल्ला की नजर में योगी पर कार्रवाई महज दिखावा है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग खुद डरा हुआ है। मायावती जी की और आजम खान साहब की जिस तरीके से आवाज को दबाया है, उससे मैसेज साफ है, क्लियर है कि किन लोगों के कहने पर और किन लोगों से डर कर ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले भोपाल में आजम खान का सामना मीडिया से हुआ, जहां वो मीडिया कर्मियों को ही कानूनी कार्रवाई की धमकी देते नजर आए। देखिए, इस पर आपकी FIR हो जाएगी। ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना। चुनाव आयोग ने कई नोटिसों के बाद आजम खान पर ताजा कार्रवाई जया प्रदा पर उनके अभद्र बयान पर की है, मगर आजम परिवार इसे अपने साथ अन्याय बता रहा है। हालांकि इस चुनाव के दौरान 13 दिन के भीतर आजम खान पर 9 मामले दर्ज हो चुके हैं। चुनाव आयोग की ताजा कार्रवाई को समाजवादी पार्टी अब रामपुर में अपने ढंग से भुनाने की कोशिश में, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में। तो देखिए, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सुलगता सवाल है, क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई पर आजम का मुस्लिम कार्ड खेलना सही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जल्द खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से लेकर के कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, बीजेपी से नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जल्दी समाजवादी पार्टी से अमीक जामाई हमारे साथ होंगे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा भी जल्द इस बहस का हिस्सा होंगी। नुपुर, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, पहला सवाल आप ही से। आजम खान पर चुनाव आयोग का चाबुक चला, कुछ और नेताओं पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई और आजम खान के सुपुत्र सामने आए अब्दुल्ला आजम, और वो सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग डर गया है, चुनाव आयोग दिल्ली सरकार के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, मायावती और आजम खान के साथ ज्यादती हुई है और आप लोग मुस्लिमों की आवाज दबाना चाहते हैं। क्यों योगी आदित्यनाथ जी और मेनका गांधी जी के ऊपर कुछ घंटों की प्रतिबंध नहीं लगाया है क्या? ऐसा मायोपिक व्यू पॉइंट तो सिर्फ यही विपक्षी विरोधी पार्टी रख सकते हैं। वो आजम अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो तो महज दिखावा है, उनको जस्टिफाई करना था आजम खान पर एक्शन, इसीलिए पहले ये एक्शन ले लिया। ये दिखावा है। आई थिंक 4 लोग जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाए, उनमें से 2 के ऊपर 72 आवर्स का लगा है, 72 घंटे का, और 2 के ऊपर 48 आवर्स का लगा है, जिसमें से एक योगी आदित्यनाथ जी जिनके ऊपर 72 का लगा है और मेनका जी के ऊपर 48 आवर्स का लगा है। आजम खान जी जिनकी आप लगा लीजिए जब से 2019 का चुनाव का चरण शुरू हुआ है, ये और इनके समर्थक बद से बदतर बयान देते जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर। और आजम खान का बयान, वो कितना भी इसकी सफाई दे दें, उसकी सफाई दी अखिलेश यादव ने ये कहते हुए कि नहीं,
जो आजम खान कह रहे थे वो तो एक जनरली सारी महिलाओं के लिए एक स्टेटमेंट थी, किसी का नाम नहीं लिया। तो मतलब ये पढ़ा जाए आजम खान की स्टेटमेंट में कि भाई आजम खान ये जानना चाहते हैं कि इस देश की 50% जो पॉपुलेशन है, मतलब महिलाएं हैं, आधा देश हमारा, उनके अंडरगारमेंट्स का रंग क्या है। ये किस तरीके की बदतमीजी का बयान है जो आप स्टेज पे से दे देते हैं और आपके पूर्व मुख्यमंत्री को आपको रोकते टोकते नहीं, आपकी सफाई ओढ़ देते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब इससे मामला बढ़ चुका है, ये जो PIL दर्ज हुई है, एक NRI के द्वारा ये PIL दर्ज हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है 4 नेताओं के खिलाफ। ये PIL दर्ज होकर सीधा कहती है कि कोई भी अगर धर्म के आधार पर वोट मांगता है या धर्म को चुनाव के बीच में लाता है, आप उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रतिबंध लाइए। अब क्योंकि आजम खान ने एक महिला नहीं, अब क्योंकि अखिलेश यादव जी साफ कर चुके हैं, आधे देश की पॉपुलेशन का इतनी बेइज्जती कर दी है, तो अब ये हम पूछना उसके ऊपर से अब ये अपना धर्म बीच में घसीट रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो प्रतिबंध और लगना चाहिए आजम खान जैसे इंसान के ऊपर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, इससे एक बात साफ हो जाती है नेहा, इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, आज का अखबार अगर देख ले और ये जो एक्शन देख ले इसी का, उनके लिए वेकअप कॉल है। कृपया करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाओं को अंडरमाइन मत कीजिए। ठीक है, क्या इसको वेकअप कॉल की तरह ही बाकी पार्टियां लेंगी, या फिर जिस तरह से मायावती कह रही है एंटी दलित है चुनाव आयोग, आजम खान के जो पुत्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है, क्या अब भी इसी तरह से एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आक्षेप लगाए जाएंगे? आप देख पा रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर अब कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, और यहाँ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक संजीव तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। जल्दी समाजवादी पार्टी के जो मेहमान हैं अमीक जामाई, वो भी हमारे साथ होंगे। इस बीच राधिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, कल जब आजम खान का ये बयान आया जयप्रदा के खिलाफ, उनकी अभद्र टिप्पणी, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने मेहमान डिबेट्स में भेजने से मना कर दिया। कल आज आप यहां मौजूद हैं, कल और आज की स्थिति में ऐसा क्या फर्क आया है कि कांग्रेस पार्टी को लगा कि इस मुद्दे पर आकर बोलना चाहिए? नेहा जी, पहले तो ये बात साफ कर दूं मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने खुद शो ज्वाइन करे हैं और चैनल्स पे, एक चैनल पे बैठ के दूसरे चैनल का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने स्वयं खुद इस टॉपिक पे ऊपर शो ज्वाइन करे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करेगी? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो खुद इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट लेकर गई थी, और हम चाहे अक्रॉस पार्टी लाइंस चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसे ही कड़े और निर्णायक कदम ले और बार बार ले। जो लोग किसी भी तरीके की हेट स्पीच करते हैं, वो चाहे महिला के लिए हो या पुरुष के लिए हो, किसी के लिए भी हो, और अक्रॉस पार्टी लाइंस, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, और जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने स्वयं 5 बार चुनाव आयोग इसका उल्लंघन किया है जब से आचार संहिता लगी है, तो हर जना और आप लोग शिकायत लेकर चुनाव आयोग गए हैं उस पर राधिका, लेकिन आप लोगों ने क्लियर किया ये बात कि आप लोगों को इस मुद्दे से कोई परहेज नहीं है, आप इस पर खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने डिबेट्स की और उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं आया, हमें प्रवक्ता देने से मना कर दिया गया, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। अब क्योंकि आज आप मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका स्टैंड मैं जानना चाहूंगी। आजम खान ने जो कहा, क्या उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है? जो उन्होंने कहा क्या वो गलत था? नेहा जी, कोई भी नेता हो, कोई भी, मैं दोबारा दोहराऊंगी, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो किसी भी पुरुष के खिलाफ हो, किसी भी महिला के खिलाफ हो, किसी भी समुदाय के खिलाफ हो, कोई भी ऐसी भाषा जो जहर उगलती हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में वो जाके कैंपेन नहीं कर पाएंगे। पहले जो आते थे रूलिंग, मतलब राधिका जी कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं मानती ना, जो बात आजम खान के बेटे कह रहे हैं कि आजम खान मुस्लिम है, इसी वजह से चुनाव आयोग उन्हें निशाना बना रहा है। कांग्रेस क्या कहना चाहती है? उस बात की निंदा करते हैं जो इस देश को बांटने की बात करती है। नहीं, मेरा सवाल उससे आगे है। मैं सिर्फ आजम खान के बयान की बात नहीं कर रही हूं मैम, मैं उससे आगे बढ़कर कह रही हूं कि अब इसको ये भी कहा जा रहा है इस पर कि आजम खान मुस्लिम है, इसीलिए उनको टारगेट किया गया है। चुनाव आयोग मुसलमानों की आवाज दबा रहा है। कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहती है? बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग उन आवाजों को बंद कर रहा है जो इस देश में इस तरीके की राजनीति करते आए हैं। चाहे वो भाजपा की लीडर हो जो कहती है अगर मुसलमान आके वोट हमें नहीं देंगे तो हम उनके काम नहीं करेंगे, चाहे हम चाहते हैं कि वो सामने आके उस पे भी एक्शन ले, जब इस देश की रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही खुद के देश के वोटरों को कहते हैं कि ये नहीं पता चल रहा था कि ये कौन से देश की रैली है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है इलेक्शन, और वो वोटर, आप नेताओं को तो छोड़
थोड़ी है, इन्होंने तो उनको भी बख्शा नहीं, क्योंकि उनको पता है उनको केरल से वोट नहीं मिलते, तो उनको भी टारगेट कर दिया। कोई भी नेता, चाहे एक और नेता के लिए करे या इस देश की जनता जो वोट डालने जाती है, नुपुर जवाब दीजिए इसका। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ आजम खान या बाकी पार्टियों के नेताओं के लिए नहीं है, बीजेपी को भी अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए, ऐसे नेता उसकी पार्टी में भी मौजूद है। हाल फिलहाल बीजेपी के 2 नेताओं के ऊपर जो भी एक्शन लिया ईसी ने सबके सामने है, लेकिन इस हिसाब से तो कमलनाथ को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था मध्य प्रदेश का, क्योंकि उनका वीडियो बकायदा जारी हुआ है जब चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश में, ये कहते हुए कि 90% मुसलमान जरा कृपया करके कांग्रेस को वोट दें। और आज ही के खुले हुए बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके ही नेता सिद्धू कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी, फियर मॉन्गरिंग कहते हैं इसे, बिल्कुल गैर कानूनी हरकत है ये कि तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी, तुम सब कांग्रेस को वोट दो। डराने धमकाने की कोशिश करी है आपके नेता सिद्धू ने अपने भाषण के अंदर। और इसी के चलते राहुल गांधी कभी कहते हैं मुसलमानों की पार्टी, और जिस दिन आपका घोषणा पत्र अनाउंस हुआ था कहते हैं हम सब हिंदू हैं। तो आई एम सॉरी, हमारे गरिबान में आप झांकने को तो कह रहे हो, अपने गरिबान में झांक लो। इसके साथ राधिका जल्दी से इसका जवाब देना चाहेगी। कटिहार में नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात कही है जाकर के कि मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं, एक साथ मिलकर के वोट करें, वो क्या कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? नेहा जी, मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, चुनाव आयोग को अगर ऐसा लगता है, इलेक्शन कमीशन को, कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी करी है जिसके लिए उनको बैन करना चाहिए, तो आगे आके करे। पार्टियां अपने विवेक से कोई फैसला नहीं लेंगी। राधिका जी, आपके सामने वो बयान है। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है, मुख्यमंत्री, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, धैर्य रखिए और सुनिए। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने कार्रवाई करी थी, चाहे वो मनीशंकर अय्यर जी हो, चाहे वो डॉक्टर सीपी जोशी जी हो। मैं दावे से कहती हूं और चैलेंज करती हूं भाजपा की प्रवक्ता को, क्या वो कह सकती है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कोई कार्रवाई होगी या प्रधानमंत्री जी पे कोई कार्रवाई होगी, जिन्होंने 5 बार इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया? प्रधानमंत्री पर निशाना कांग्रेस पार्टी साध रही है। सीधे प्रधानमंत्री, मुझे बोलने दीजिए। बताइए आपने, ठीक है राधिका, जवाब लेते हैं नुपुर से। देखिए, जिस दिन राहुल गांधी को ये अपने पद से हटा देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और जिस दिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, उस दिन हम भी सोच लेंगे। जरा बड़े बड़बोलापन ना करें। इसके साथ तो आपकी आधी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, जिस तरीके का आपने विभाजनकरण कर रखा है। ये भी ना भूलिए कि जब वायनाड में नामांकन भरने जा रहे थे राहुल गांधी, बकायदा आपके ऑफिशियल IT सेल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज भेजा जा रहा था, यूं करने से कुछ नहीं होता मैडम, आपके ये एक्टिंग करने से आपको शायद NSD में एडमिशन मिल जाएगा, आपको ऑस्कर फॉस्कर नहीं मिलेगा। मेरी फिक्र मत करिए नुपुर जी, अपनी बात पे आइए, मेरी फिक्र मत करिए, मैं इनको ऊपर जब जाऊंगी नहीं करनी होगी, आप मेरी फिक्र मत करिए। मैं समझ सकती हूं आप उस पार्टी से आते हैं जिनके लीडर सबसे बड़े नौटंकी बात है, तो आप मुझे मत बताइए, अपनी बात करिए, मेरे पे पर्सनल मत होइए, अपनी बात करिए, अपने आर्गुमेंट में दम लाइए, मेरे पे पर्सनल मत होइए। जनेऊ पहन के आप अब शिव भक्त हिंदू बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, ये भी चुनाव आयोग का उल्लंघन है। फिर आप तो खुद एक बहुत बड़ी व्यक्ति है। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम पार्टियों से जरा ऊपर उठकर चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को अगर एंटी दलित कहा जा रहा है, अगर चुनाव आयोग को किसी के इशारे पर काम करने वाला कहा जा रहा है, और अगर चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेज किया है, उसकी तारीफ की है, तो सवाल उठेगा कि संवैधानिक संस्था पर आक्षेप क्यों लगाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आजम खान पर पाबंदी गलत इसी की और योगी आदित्यनाथ पर पाबंदी सही, आप कैसे देखते हैं इसको? नेहा जी, सवाल सियासत का नहीं है, लोकतंत्र के संस्कार और लोकतंत्र की मर्यादा का है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर कोई गलती समाजवादी पार्टी के नेता से हुई है और ये सवाल उठता है, तो वो ये नहीं कहते हमसे गलती हुई है, वो कहते हैं साहब बीजेपी के नेता ने ये क्यों किया। जब बीजेपी के नेता पर सवाल उठता है तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब वो कांग्रेस वालों ने क्यों किया। नहीं आचार्य जी, मैं उससे आगे बढ़ गई हूँ, ऐसा नहीं कहा। समाजवादी पार्टी के जो नेता आजम खान, उनके बेटे ने आगे बढ़कर सीधे चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाया है। उन्होंने कहा है मुसलमान होने की वजह से आजम खान को यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं सीधा सवाल आपसे कर रही हूँ, आजम खान पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई, अगर वो गलत है तो योगी आदित्यनाथ पर लगी हुई पाबंदी कैसे सही है? देखिए, जो बयान आजम खान साहब ने दिया,
और उनके बेटे उनका पक्ष लेते हुए चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो डिसीजन लिया है ये बहुत ही सटीक और सही डिसीजन लिया है। और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी जो डिसीजन हुआ वो भी बिल्कुल ठीक है। मायावती जी के ऊपर लिया, ये कम से कम लोकतंत्र को सुधारने की तरफ हम लोग जाएं, क्योंकि लोग पूरा देश देखता है कि किस तरह से गाली गलौच हो रही है। मगर एक सवाल मैं ये उठाना चाहता हूँ, आजम खान साहब पे कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है, योगी जी पे हुई, बहुत अच्छी बात है। मुझे कष्ट भी है इस बात का कि आजम खां बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है। आजम खां कितने बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, और योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। ये क्या नौबत आ गई है कि एक मुख्यमंत्री को 3 दिन बोलने से रोक दिया गया, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे उनको बोलना, यानी कि ये इनके बोलने से कितना जहर फैल रहा है, ये कितनी बदतमीजी और बेहूदी, इससे दुख है, हमें तकलीफ है कि लोकतंत्र कहाँ गिर गया। मगर एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूँ, अभी राधिका खेरा उन पर कह रही थी कि भाई वो अमित शाह और मोदी जी पर कार्रवाई करें, वो राहुल गांधी और कमलनाथ जी पर कार्रवाई करें। मोदी जी पर, अमित शाह पे छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने राहुल गांधी को मां की गाली दी है, उन्होंने वो पोस्ट पढ़ के सुनाई है। अरे उन्हें तो बर्खास्त कीजिएगा, उन्हें क्यों नहीं बर्खास्त करते? नूपुर जवाब दीजिए इसका। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, आपने गंगू तेली, तुम्हारा वंश क्या है, तुम नामर्द हो, आप मौत के सौदागर हो, खून के दलाल हो, गंदी नाली के कीड़े हो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है कौन जानता है, तुम्हारी जात क्या है, ये सब बोलने वाले कांग्रेस नेताओं को क्या बर्खास्त कर दिया गया है क्या कांग्रेस से? बताइए जरा मुझे। और मैं आपको एक बात साफ कर दूं, झूठ बोलने से ना कोई सत्य नहीं हो जाता। ये मणिशंकर अय्यर के ऊपर जो उन्होंने ये ढोंग रचा था कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों का, क्योंकि आज मणिशंकर वापस आ गए कांग्रेस पार्टी में, वो केवल इसलिए क्योंकि उनके दिए हुए बयान से कांग्रेस पार्टी को गुजरात चुनाव में नुकसान हो रहा था। जब मणिशंकर अय्यर ने अपने अहंकार में ये कहा था 2000 चुनाव के पहले कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कितनी भी कोशिश कर ले, तो कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। मतलब नुपुर, फिर हर पार्टी के बारे में अगर एक सवाल पूछा जाए तो वो दूसरी पार्टी की तरफ इशारा कर देगी। सतपाल सत्ती पर मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप ये कहेंगी कि कितने जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते रहे, गलत भाषा का इस्तेमाल करते रहे, और वो भी सही बात है आपकी, लेकिन फिर सफाई कौन करेगा? चुनाव आयोग ही सफाई करेगा ना। और जब चुनाव आयोग इस तरह से कदम उठाएगा तो चुनाव आयोग पर एंटी दलित होने का, मुसलमानों का, गरीबों की आवाज दबाने का आरोप लगेगा, और फिर कहा जाएगा कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार जो है वो बीजेपी की सरकार कर रही है। ये हो क्या रहा है इस देश में? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? मेरे साथ यहाँ पर संजीव जी भी मौजूद है। 1 मिनट आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी, ये बताइए, आजम खान पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई, और इससे पहले जब बाकायदा पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपके पास क्या अधिकार नहीं है, और उसके अगले दिन चुनाव आयोग ने बाकायदा अधिकारों का इस्तेमाल किया, 4 बड़े नेताओं पर पाबंदी लगाई। लेकिन आजम खान पर पाबंदी लगने के बाद क्या हुआ? उनके जो सुपुत्र हैं वो बिल्कुल उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं मुसलमानों और पिछड़ों की आवाज दबा दी, दिल्ली सरकार के आदेश पर यह सब कुछ किया गया। अब चुनाव आयोग क्या करे? देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम उठाया है। यह साहस से भरा हुआ कदम है, लेकिन दुख इस बात का है कि प्रत्येक राजनीतिक दलों में भी कुछ संवैधानिक मर्यादाओं को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी तक समाजवादी पार्टी से किसी भी नेता ने आजम खान जी के बयान की निंदा नहीं की है और उनकी भर्त्सना नहीं की है। मुझे लगता है कि जो आज का बयान है, जो अब्दुल्ला आजम खान ने दिया है, जो एक विधायक है समाजवादी पार्टी के उसी रामपुर के एक विधानसभा क्षेत्र से स्वार से, तो मुझे लग रहा है कि आज के इस बयान के बाद चुनाव आयोग को एक कदम और उठाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उसके पास कितनी ताकत है। और जहां तक रही आरोप प्रत्यारोप की बात, चुनावों के समय आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जहां तक सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभी उठा रही थी राधिका खेड़ा जी, आचार्य प्रमोद जी उठा रहे थे, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। इनको भी नहीं भूलना चाहिए नेताओं की बयानबाजी सामने आई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से आजम खान के बयान पर बात कर रहे हैं इस वक्त, बाकी सभी नेताओं के बयान इसमें आएंगे, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी का पक्ष आना जरूरी है, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। बड़ा सीधा सा सवाल पूछूंगी और चाहूंगी कि आप हाँ ना में इसका जवाब दें। क्या आजम खान पर उनकी शर्मनाक बयानबाजी के लिए जो पाबंदी लगी वो गलत है? देखिए, देश में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों ने नेताओं के बयानों पर अपनी अपनी राय रखी है। हम दोनों का सम्मान करते हैं। इलेक्शन कमीशन इस बड़े चुनाव को, जो कि देश के लिए अहम है,
उसे सुचारू रूप से कंडक्ट करा रहा है और उसका सम्मान करते हैं। ठीक, तो हम इलेक्शन कमीशन का एक आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसका एसपी सम्मान करती है। घनश्याम तिवारी जी, ये भी बताइए, क्या आजम खान पर मुस्लिम होने की वजह से चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई? देखिए, चुनाव आयोग का निर्णय अपने स्थान पर है। जब चुनाव आयोग ने सबसे पहले मायावती जी पे पाबंदी लगाई थी, तो उसी समय अखिलेश यादव जी ने खुले मंच से अपील की थी चुनाव आयोग से कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बार मॉडल कोड को वायलेट किया है, मायावती जी के ऊपर एक बार वायलेट करने का चुनाव आयोग एक निर्णय लेता है, प्रधानमंत्री जी 5 बार कर चुके हैं। उस लहजे से तो कम 10-15 दिन तक उनके ऊपर बैन होना चाहिए। पर घनश्याम जी, मेरा सवाल तो आजम खान को लेकर है। जब मोदी जी की सेना कहा गया, चुनाव आयोग ने उस समय बैन नहीं किया। उसका जवाब मैं नुपुर से लूंगी, ऊपर आज तक बैन नहीं हुआ, क्योंकि शिकायतें बाकायदा चुनाव आयोग में गई हैं, पर यहाँ तो फैसला हो गया है। घनश्याम तिवारी जी, आजम खान पर प्रतिबंध लगा और आजम खान के बेटे कह रहे हैं, सम्मानजनक ढंग से हम करते हैं। घनश्याम जी, आजम खान के बेटे क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मुसलमान होने की वजह से उनकी आवाज को दबाया गया। देखिए, अगर किसी के खिलाफ कोई निर्णय आता है तो उसको अधिकार है अपनी बात रखने का। वो आपके तर्क आपके हिसाब से बात नहीं रखेगा। घनश्याम जी, ये तो सीधे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है संस्थाओं को कमजोर करने का। आप मीडिया है, आप संस्था है, पार्टी वाले आप कह रही हैं कि आज भी सपोर्ट कर रहे हैं आजम खान के बयान को करने का। क्या बीजेपी ने मीडिया को कमजोर नहीं किया है? प्रधानमंत्री स्तुति गान नहीं, घनश्याम तिवारी जी, एक बात बताइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, घनश्याम जी मजबूत हुई है उससे? घनश्याम जी, वो सारे सवाल आप पूछिए, आप सारे सवाल पूछिए, चुनाव का वक्त है, हर पार्टी को हर सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन क्या किसी नेता को संवैधानिक संस्था पर यह आक्षेप लगाने का अधिकार है कि वो ये कहे कि ये जो संस्था है ये किसी के दबाव में काम कर रही है और मुझे मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया गया है और वो शख्स आपकी पार्टी में बना हुआ है? जो भावना है सम्मानजनक दृष्टि और मर्यादा के अंदर, पर मर्यादा कहाँ रह गई इसमें घनश्याम जी? ये तो संवैधानिक संस्था पर आक्षेप लगा दिया, कोई अपने भाव को प्रस्तुत भी ना करे। नहीं घनश्याम जी, ये कहाँ इसमें मर्यादा रह गई? ये तो संवैधानिक संस्था पर सीधी चोट कर दी ना, बायस बता दिया ना चुनाव आयोग को। वो चुनाव आयोग जिसने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह काम किया। 5 बार प्रधानमंत्री जी वायलेट कर चुके हैं, चुनाव आयोग ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। हमने खुले मन से अपील की है, बात कीजिए, समाजवादी बड़ी बात है ना। नहीं मतलब आपने सुना है चुनाव आयोग की तरफ से कुछ खबर कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री जी ने मैं भी चौकीदार लॉन्च किया था और उसमें सेना का दुरुपयोग किया था, या खुले मंच से फर्स्ट टाइम वोटर को जो अपील की थी सेना का दुरुपयोग किया था, क्या आपके पास चुनाव आयोग का कोई भी बयान है उससे जुड़ा हुआ? क्या प्रधानमंत्री के पास खुली छूट है कि वो जब मन में आए वो चुनाव आयोग के मानकों की धज्जियां उड़ा दें? तो घनश्याम जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने आजम खान पर पाबंदी लगाई? नहीं, मैं दो चीजों को जोड़ नहीं रहा। मैं कहता हूं मैं चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं, हमारी पार्टी सम्मान करती है, लेकिन हम अपने सवाल रखेंगे। वो सम्मान जो है सवाल रखने के अधिकार को छीन नहीं लेता है। नुपुर, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि चुनाव आयोग क्या करता है क्या नहीं करता, और अगर कुछ गलत करता है तो आप लोग सीधा सर्वोच्च न्यायालय चले जाए, टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, इस देश के प्रधानमंत्री का पूरा हक है, क्योंकि पॉलिटिकल विल उनकी थी, इंटेंशन उनका था कि काउंटर स्ट्राइक्स करी पाकिस्तान के खिलाफ। पूरा हक है कि नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव के अंदर, मुझे समझाइए क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे आप मुझे रूल या बाय रूल बता दीजिए, आप मुझे वो कानून बता दीजिए जो कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चुनाव में मुद्दा हो ही नहीं सकता, इसलिए पुलवामा के काउंटर स्ट्राइक हो बालाकोट के अंदर या उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो चुनाव में मुद्दा हो ही नहीं सकता। नहीं, पर नुपुर, तो उससे आगे बढ़कर बाकी दल ये सवाल पूछ रहे हैं नुपुर कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को ये कहना कि शहीदों के नाम पर आप वोट दें, ये क्या करने की कोशिश है? इसी तरफ घनश्याम तिवारी बात कर रहे हैं, इसी बात पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। में बहुत जरूरी है, आपने ये तो पूछ लिया कि इस चुनाव में मोदी जी ने क्या कह दिया। आप जरा ये पूछिए कि चुनाव आयोग सैम पिट्रोडा, चिल्ला कुमार और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों का क्या करेगा जो पाकिस्तान को एंड बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन चिट दे देते हैं और कहते हैं कि पुलवामा के अंदर जो 40 जवान की बहुत बुरी तरीके से मौत हुई वो एक्चुअली हमारी सरकार ने कराई है। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? तो किसने कहा ये? लाइफ से बैन होना आप पहले अपनी पढ़ाई करके आइए, आप भी चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रही है झूठी बात बोल के। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, दिखा कुछ नहीं कहा। कहते कि पाकिस्तान से बदला लेने की जरूरत नहीं है, मुझे झूठ मत बोलिए। ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ राधिका, आपसे कई आपकी व्यापक की डिग्री सबको पता है, डिग्री सबको पता है। आप क्या झूठ फैला रही है? आप भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने नेता की बात को आगे ले जा रही है।
झूठ बोलिए, जोर से बोलिए, लोगों को भ्रमित करिए, झूठ बोलिए और सिर्फ झूठ। एक मिनट थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। वापस मुद्दे की तरफ आते हैं, एक मिनट वापस मुद्दे की तरफ आते हैं, एक मिनट। मैं घनश्याम जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी क्योंकि आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, इसीलिए आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग का वो फैसला जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, चाहे आजम खान पर प्रतिबंध की बात हो, चाहे मायावती पर बैन लगाने की बात हो, मायावती ने भी सवाल उठाया है, आजम खान ने भी सवाल उठाया है, उनके पुत्र ने सवाल उठाया है। मायावती तो बाकायदा इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी ना, अगर उनका स्टैंड सही होता तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका क्यों लगता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, वो उनका अधिकार है, लेकिन सवाल उठाना हमारा अधिकार है। नहीं पर सर, ये सोसाइटी में एक संदेश भी तो देता है ना घनश्याम जी। अखबार में भारतीय जनता सुप्रीम पार्टी के कोर्ट, हिमाचल प्रदेश, नहीं एक मिनट घनश्याम जी, ये तो कोई बात नहीं हो सकती। एक मिनट घनश्याम जी मुझे सुन लीजिए सर। नहीं आप अपनी पूरी बात रखिएगा, पर पहले मुझे सुन लीजिए घनश्याम जी, संज्ञान लेना है। नहीं घनश्याम जी मुझे सुन लीजिए मैं मानता हूँ कि ये चुनाव जनता के बीच का सबसे बड़ा संवाद तो है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है? जनता को ये जानने का हक नहीं है घनश्याम जी की कौन सी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है? घनश्याम जी सुनिए ना, अपनी राय रखने का। घनश्याम जी सुनिए ना, मैं जब आपसे सवाल कर रही हूँ आजम खान के बारे में, मायावती के बारे में, आप उसे घुमाकर बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं। आप सवाल पूछिए, आपको हक है, लेकिन अपने सवालों का जवाब आप कब देंगे? देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप हमसे सवाल पूछ सकती हैं और हमने अपनी बात मैं तो सबसे पूछ रही हूँ, साफ साफ कहा है। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं आजम खान के बेटे? आजम खान जी ने कहा, उसकी जो प्रतिक्रिया स्वतंत्र रूप से भी आई, उसने वाकई कई मायनों में हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट किया है और उसे हम फेस करेंगे, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। वो बात उससे समाप्त नहीं हो जाती। चुनाव में जनता को निर्णय लेना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई बात हो या हमारी अपनी पार्टी का स्टैंड हो, हम उसे रखेंगे। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ आपका, हमारी आलोचना भी करेंगे, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि संवाद पारदर्शी ढंग से जनता के सामने हो रहा है। उठाया गया महिला के मुद्दे को उठाया गया, महिला को जिस तरह से महिला के इज्जत को ताड़ किया गया समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, और आज फिर से उनके बेटे ने हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का प्रयास किया। मुझे लग रहा है कि चुनाव कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है कि वह समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता के नॉमिनेशन को खारिज करे और इस चुनाव में उनको चुनाव लड़ने से मना करे। यह देखने की बात है। और जिस तरह से आप गोल गोल जलेबी की तरफ घुमा रहे हैं पूरे इशू को, जब बात की जा रही है मुद्दों की, तब आप ले जा रहे हैं मुद्दों को भारतीय। तो राधिका जी, आप सुन रही है ना, चुनावी हमाम में सब एक जैसे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर क्या कहेंगी? नेहा जी, मैंने शो में पहले भी आपको कहा था कि चाहे वो जिस भी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे जिस भी पार्टी के नेता हो, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अक्रॉस द पार्टी लाइन लागू होना चाहिए। नहीं एक मिनट राधिका जी, एक मिनट। देखिए, चुनाव आयोग अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, वो संवैधानिक संस्थाएं, आपको हमको किसी को भी उनको बताने की जरूरत नहीं है। हम सब इन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। पार्टी इस पर कब एक्शन लेगी? अगर बीजेपी अपने नेताओं पर स्वतः एक्शन नहीं लेती है तो कांग्रेस भी तो यही करती है। कांग्रेस भी नहीं ले रही है। नेहा जी, मैंने आपको अगर उनकी पार्टी में सतपाल सत्ती बने हुए हैं राधिका जी, तो आपकी पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू भी बने रहेंगे। नेहा जी, हमने मणिशंकर अय्यर जी पर भी कार्रवाई करी थी, हमने वो वापस आ गए। जोशी जी पे कार्रवाई करी ना, उनको कुछ समय के लिए हटाया ना, सजा दी ना। कोर्ट में भी जब आप कोई क्राइम होता है तो उसकी एक सीमा होती है कि इतने दिन के लिए आपको सजा मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक लाइन यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगी, जो राजनाथ सिंह जी, जो इस देश के होम मिनिस्टर और भाजपा के सीनियर लीडर है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा कांग्रेस पार्टी नहीं है, ना हम निंदा करते हैं, ना माफी मांगते हैं, ना कार्रवाई करते हैं। ये राजनाथ सिंह जी के शब्द है, जिसकी वजह से चाहे आज उनके केरल के अध्यक्ष हो, चाहे कल उनके हिमाचल के अध्यक्ष हो, वो हर सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। कब ये इन पे कार्रवाई करेंगे? कभी अमित शाह जी पर कार्रवाई करेंगे? कब होगी कार्रवाई नुपुर? करेंगे या आप लोग कांग्रेस की कमियां ही गिनाते रहेंगे? देखिए, इनको इनके अपने वोट बैंक कम होते दिखते हैं, चुनाव हारते दिखते हैं, तभी एक्शन लेते हैं, सिर्फ झोल करते हैं। मनीष तिवारी ने सितंबर 2017 में बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री के संदर्भ में गाली लिखी थी, ट्वीट करके। आपने मनीष तिवारी को निकाला, वो भी मां के संदर्भ में गाली थी। मैडम, जरा पता लगा के आइए। नवंबर 2018 को कांग्रेस के झारखंड के एमएलए इरफान अंसारी सीधा मोदी जी को गाली दी थी, इसका वीडियो भी है। आपने इरफान अंसारी को अपनी पार्टी से निकाल लिया। दिसंबर 2017 में भी आपके गुजरात चुनाव के चलते हुए आपके लोकल एमएलए ने भी मोदी जी को गाली दी थी। आपने इन सबको निकाल दिया और ये ऐसी गाली बोली सकती। आप मुझे बताइए, आपने मनीष तिवारी को निकाला? मनीष तिवारी को निकाला? बोल दिया, मनीष तिवारी को निकाला?
आपने आप किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे ना। नेहा जी इनसे पूछिए क्या ये कार्रवाई करेंगे, कांग्रेस को मत छोड़िए। आप तो मोरल हाई ग्राउंड वाली पार्टी है ना, करिए कार्रवाई, हिम्मत है तो करिए ना कार्रवाई। मेरे बयान की ना रही है पार्टी के, करिए ना कार्रवाई, ट्वीट कर दी थी, करिए ना कार्रवाई, कर दी थी, करिए ना कार्रवाई, करिए अपने लीडर पे कार्रवाई। 2017 नहीं कर पाएंगे, अप्रैल 2019 हो गया, आपने निकाला मनीष तिवारी को। ठीक है नुपुर, मनीष तिवारी को निकाला आपने। आप जो कह रही हैं उन फैक्ट्स को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन नेता की आप बात कर रही हैं वो पार्टी में बने हुए हैं, उन्हें नहीं निकाला गया। लेकिन सतपाल सत्ती का कुछ होगा या नहीं होगा, आप लोग हाई मॉरल ग्राउंड सेट कर दीजिए, आप लोग नज़ीर पेश कीजिए। हमारी पार्टी जहां पे ये पता लगता है कि कुछ अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है, मैं आपको ये भली बात बता सकती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधा फोन करके कहते हैं कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पहले अपने लोकसभा के पहले सत्र के अंदर मोदी जी ने कहा था तुम्हें शर्म नहीं आती कि सामने माइक आ गया तो बोलना जरूरी है, और उन्होंने वो हमारे पार्टी के नेताओं के संदर्भ में कहा था छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर के लिए। मुझे बता दीजिए मनीष तिवारी के इस गंदी घटिया अब्यूजिव भाषा के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया था सितंबर 2017 में, क्या राहुल गांधी ने निंदा जताई? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो नुपुर कह रही है उस बात का कैसे जवाब देंगे आप? अप्रैल 2019 हो रहा है, सतपाल सत्ती उस पार्टी में बने हुए हैं, यहाँ भी वो तमाम नेता कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं और बने रहेंगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके शब्द है? मैं गिनवाने पे आई तो प्रधानमंत्री जी द्वारा ही सीधे शब्दों की इतनी लिस्ट होगी कि शो खत्म हो जाएगा और मेरी लिस्ट खत्म नहीं होगी। नुपुर जी सिर्फ प्रधानमंत्री, बाकी आपके लीडरों का तो समय भी नहीं आएगा। लेकिन आप बताइए, आप एक महिला है, एक महिला होके क्या आप प्रधानमंत्री के शब्दों की निंदा करने की हिम्मत रखती है? क्या एक महिला होके आप प्रधानमंत्री के शब्दों की हिम्मत रखती है निंदा करने की? नहीं, क्योंकि आपको पार्टी में बने रहना है। आप निंदा करके दिखाइए, मैं तो अपनी पार्टी के हर लीडर के हर शब्द की निंदा कर सकती हूँ। आप करके दिखाइए, करके दिखाइए। कुछ नहीं निकलने वाला, ना बीजेपी ये मानेगी कि हम अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और ना कांग्रेस पार्टी मानेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के दामन में ऐसे कई दाग हैं जो दिखाए जा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके पास आना चाहूंगी और संजीव जी उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मुझे एक बात बताइए, ये चुनाव आयोग की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है, और आजम खान पर एक बार फिर से हम आते हैं, क्योंकि आजम खान पर पाबंदी लगने के बाद भी वो डिफायंट है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके जो बेटे हैं उन्होंने एक अलग लाइन ले ली है, अब वो ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गए हैं और खुले तौर पर वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, पार्टी उनके साथ है। एक सवाल यहां पर ये उठता है कि आजम खान पर पाबंदी लगी, अब जो उनके बेटे कर रहे हैं वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो बदला क्या? पिता को 72 घंटे के लिए लगाम लगाई चुनाव आयोग ने, बेटे ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए नेहा, दो तरह की बातें हैं। एक बात है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट को इकट्ठा करना, धर्म जाति के नाम पर अपील करना, ये चुनाव आयोग की दृष्टि से, आचार संहिता के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत बड़ी गलती और गुनाह है वो ये है कि किसी औरत के अंडर गारमेंट पे टिप्पणी करना, उनके रंग को बताना और किसी बड़े नेता के या किसी छोटे नेता के भी माँ को गाली देना। हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने राहुल गांधी की माँ को गाली दी। ये जो गुनाह है ये उसके पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं किया रखा जा सकता है। जयप्रदा जी के विषय में जो आजम खान के ऊपर आजम खान की बात कीजिए, उनके बेटे ने जो गुनाह किया है और जिस तरह से, अरे इसका क्या मतलब, जिस तरह से उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है रामपुर के चुनाव का, उसके बारे में बताइए आप। क्योंकि वहां पे जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश कहां लेके चले गए? बात रामपुर की कीजिए, रामपुर पे कंसंट्रेट होइए, नहीं तो राहुल गांधी तक की बात होगी। और दूसरे शब्दों में वो रामपुर की बात के साथ साथ अगर हिमाचल की भी बात करें तो क्या? मैं यही कह रहा हूं, फिर उनको देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को तोड़ के जनता के सामने रखे के बीच में। नहीं, पर उस मामले की वजह से क्या इस तरह की गाली दी जाएगी? गाली उनको नहीं दी गई है, गाली उनको नहीं दी गई है। पहले तो अरे वीडियो है बाहर, ठीक है, वीडियो बताता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और किसे दी गई है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यही तो सवाल है ना, यही तो कांग्रेस भी कह रही है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। एक मिनट संजीव जी, परंतु मुद्दा यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण क्या है? नहीं, मुद्दा यहाँ ये है जो मामला मायावती जी पे लागू होता है आचार्य जी, उसी तरह उनके बेटे के ऊपर भी बैन किया। मुद्दा ये है कि पार्टियां अपने नेताओं पर जो बदजुबानी करती हैं खुद कार्रवाई करेंगी या नहीं? चुनाव आयोग तो अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, कहाँ हो रही है मुझे बताइए। यही बात
तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने कही कि नवजोत सिंह सिद्धू पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। आप कह रहे हैं सतपाल सत्ती ने अगर गलत बोला तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे। आपके पास है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, आपके पास प्रदेश अध्यक्ष को ये हक है कि राहुल गांधी की मां को गाली दे। इन्होंने बाद में किस कदर वाहियात बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर शर्म आती है उठानी शुरू कर दी इस तरह की बातें सुन करके। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हक है कि मोदी जी को कोई भी गाली दे दे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसने हक दिया ये? क्यों मनीष तिवारी बने हुए 1.5 साल के बाद भी आज भी कांग्रेस पार्टी में? क्यों बने राहुल गांधी अध्यक्ष आज भी कांग्रेस पार्टी के? वो खुद गाली गलौज करते हैं। क्यों बनी है सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन? ये हक है? मनीष तिवारी को निकालो। नूपुर जी, चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में उनकी गाली दी है, उसका भी वीडियो है। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती हूं। मनीष तिवारी ने बिकेगा गाली दी मोदी जी को, निकाल दिया। मुझे हैरानी इस बात की है कि नूपुर शर्मा महिला होते हुए राहुल गांधी की मां को जो गाली देता उसके पक्ष में खड़ी है। राहुल गांधी की मां को गाली देने वाले के पक्ष में एक महिला प्रवक्ता खड़ी है। मुझे शर्म आ रही है। आई एम सॉरी नेहा, मुझे शर्म आ रही है इस डिबेट में बैठे हुए। क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? राहुल गांधी की मां को गाली देंगे आप? आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी क्या तमाशा है? नूपुर और राधिका जी एक मिनट, नूपुर और राधिका एक मिनट। आचार्य जी एक बात बताइए, आपने कहा राहुल गांधी क्या इस देश में किसी भी व्यक्ति को आप गाली देंगे वो गलत है? भाषा और मर्यादा पे बात हो रही है। आपके स्टूडियो के अंदर जो हो रहा है वो अपनी मर्यादा और भाषा से तोड़ रहे हैं। कही उससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। एक मिनट आचार्य जी, ये क्या चिंतन हो रहा है? ये क्या सीख लेंगे? नहीं, पर एक बात बताइए, आप तो आचार्य हैं आचार्य जी, आपकी नजर में सब बराबर होने चाहिए। अगर राहुल गांधी को जो बदजुबानी उनके साथ हुई है वो पूरी तरह से गलत है, जिसके लिए लगातार सवाल उठा रहे हो आचार्य जी। एक मिनट, नहीं जयाप्रदा नहीं, आप ये बताइए जो नूपुर कह रही है आचार्य जी, जो नूपुर कह रही है देश के प्रधानमंत्री को कितनी गालियां दी गई है, कौन कौन सी गाली नहीं दी गई है ये बताइए। देश के प्रधानमंत्री जी को किसी ने मां की गाली दी, मैं उसका समर्थन नहीं करता। अरे गाली तो गाली होती है सर। प्रधानमंत्री को अगर किसी ने गाली दी है मैं समर्थन नहीं करता। कैटेगराइज करेंगे क्या? मुझे बताइए ना किसने गाली दी? देश के प्रधानमंत्री को छोड़िए, अगर नूपुर शर्मा को भी कोई गाली देगा मैं उसके भी खिलाफ हूं। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल किया, उनसे बात की है न्यूज 18 इंडिया ने, सुनिए। राजधानी लखनऊ की आज सड़कों पर आपको हुजूम देखने को मिला होगा। वजह थी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दूसरी बार सांसद पद के लिए अपना नामांकन भरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। सर, क्या लगता है आपको कि तैयारी किस तरीके? नहीं, तैयारी सारी कार्यकर्ताओं ने की थी और उसी के परिणाम स्वरूप इतना शानदार आज ये यहाँ पर प्रदर्शन रहा और भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हो गई है। तो कार्यकर्ता और जनता इन्हीं के आधार पर ही विजय किसी भी राजनीतिक पार्टी को मिलती है, मिलेगी, आश्वस्त हो। एक सवाल आपसे कि यहाँ कोई प्रत्याशी भी आपके खिलाफ गठबंधन नहीं उतार पा रहा था। आज बड़ा मुश्किल से शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को ढूंढा उन्होंने और प्रत्याशी बनाया, तो लड़ाई किस तरीके होगी? नहीं, कोई भी आएगा, जो भी आएगा सबका स्वागत है। हमारा जो भी हमारा प्रतिद्वंदी भी होगा यहाँ पर भी चुनाव मैदान में, सबका स्वागत है और बहुत ही शालीन तरीके से यहाँ से चुनाव होगा। इसलिए किसी भले ही हमारा कोई प्रतिद्वंदी ही क्यों न हो, किसी को कहीं आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शालीन तरीके से चुनाव होगा यहाँ। पिछली बार भी आपने बजरंगबली से माथा टेका था, आज भी आपने हनुमान सेतु गए, योगी जी भी गए। स्वाभाविक है, वो तो जब भी वैसे भी चुनाव नहीं रहता तब भी मैं जाता हूँ दर्शन। गठबंधन से कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर? मैंने कोई चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है और ये हासिल होगी। आपके गठबंधन के एक अलायंस है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने आज 39 प्रत्याशी घोषित कर दिया। उसका उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपको लगता नहीं पूनम सिन्हा से टक्कर होगी अब लखनऊ में और कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगा? मैंने कहा जो भी आए सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और गठबंधन हमारे सामने कहीं नहीं टिकता, और साफ तौर पर कहा कि पूनम सिन्हा नहीं कोई भी चुनाव आ जाए हमारी जीत होगी और बाकायदा हम जीतेंगे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर कहा कि वो कुछ भी कर लें उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और गठबंधन यानी अखिलेश और मायावती भी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हुजूम और स्वागत ने बता दिया कि जीत बीजेपी की होगी और हमारी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।